हेलो बच्चों, आज हम फिर विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से आपके लिए निःशुल्क कक्षा लेकर आए हैं। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव में जो जनन तंत्र है उसके बारे में कुछ पढ़ने जाएंगे। मानव के जनन के दौरान जो सबसे प्रमुख घटनाएं घटती हैं वो होता है नंबर 1 युग्मक जनन। क्योंकि मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है, गैमीट्स के थ्रू होता है। और गैमीट्स के बनने को या उनके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है हम उसको युग्मक जनन कहते हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मनुष्य एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल एनिमल है और उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर और मादा जनन अंग अलग अलग इंडिविजुअल्स में, अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं। और उनमें अलग अलग 2 डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स और मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट्स। जो इसीलिए गैमेटोजेनेसिस भी 2 प्रकार की होती है। एक मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक का निर्माण, और दूसरा फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक का निर्माण। जो मेल गैमेट का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, और मादा युग्मक के निर्माण को बोलते हैं हम अंड जनन यानी कि oogenesis। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है मादा के, दूसरा स्टेप जो है उसे बोलते हैं वीर्यसेचन। वीर्यसेचन का मतलब होता है इंसेमिनेशन। तो वीर्यसेचन यानी कि इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि जो नर युग्मक हैं, यानी कि जो नर युग्मकों के साथ जो उनका स्राव होता है उसको हम सीमन बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। तो उस सीमन और वीर्य का मादा के जनन अंग में स्थानांतरण वीर्यसेचन यानी कि इंसेमिनेशन कहलाता है। तीसरा जो स्टेप है वो है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मकों का संलयन और द्विगुणित जायगोट यानी कि द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में जो निषेचन होता है वो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में होता है। एम्पुलरी इस्थमस या इस्थमिक जंक्शन या फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट्स हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब्स भी बोल देते हैं। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी, उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। चौथा होता है विदलन यानी कि क्लीवेज। अब जायगोट में विशेष माइटोसिस डिवीजन होते हैं, सूत्री विभाजन होता है, और इससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 आदि सेल्स का निर्माण होता है। और उन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, और 8 से 16 सेल वाली जो स्टेज होती है हम उसको बोलते हैं मोरूला। तो इससे पहले बनता है मोरूला और मोरूला से बनता है ब्लास्टुला। मैमल्स में, मनुष्य में जो ब्लास्टुला होता है वो सिस्ट के रूप में होता है, इसलिए इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो यूट्रस होता है उसकी वाल में
अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, यानी कि रोपण या अंतःरोपण। तो अब जो जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो अब गर्भाशय की जो यूट्रस की वाल है उसमें अटैच होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद फिर गर्भाशय काल, यानी कि गर्भाशय में जितने समय तक भ्रूण रहता है, गर्भाशय काल पूर्ण करता है, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो मनुष्य में लगभग 280 दिन होता है। और उसके बाद लास्ट जब इसका गर्भाशय काल पूर्ण हो जाता है, इसका विकास पूर्ण हो जाता है, तो प्रसव होता है, यानी कि पार्चुरेशन बोलते हैं, यानी कि जन्म और प्रसव, बेबी का जन्म होता है। तो ये मेन स्टेप्स है जो मनुष्य के जनन में होते हैं कि सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक के निर्माण को शुक्र जनन और मादा युग्मक के निर्माण को अंडजनन यानी कि oogenesis कहते हैं। तीसरे स्टेप में कि मेल के जो गैमीट्स हैं यानी कि जो नर युग्मक है वो वीर्य के रूप में प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म और उसके जो 7 स्राव होते हैं अन्य ग्रंथियों के, उनको सामूहिक रूप से वीर्य यानी कि सीमन कहते हैं। और वीर्य और सीमन का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जो मादा के जनन तंत्र में ट्रांसफ़र होना, वहाँ पहुँचना, वो क्या कहलाता है, वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन कहलाता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुँचते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुँचते हैं और वहाँ जाकर दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, संलयन होता है उनका, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में होती है और उसके एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में होती है। इसके बाद जो जाइगोट डेवलप होता है, जो युग्मनज बनता है, उसमें विशेष सूत्री विभाजन होते हैं जिन्हें हम विदलन यानी कि क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज के परिणाम स्वरूप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 आदि कोशिकाओं का निर्माण होता है। और सबसे पहले एक बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं मोरुला। मोरुला में आगे विकास होकर ब्लास्टुला बनता है और उसमें कैविटी डेवलप होती है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। और ब्लास्टोसील वाला जो ब्लास्टुला होता है उसके अंदर एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है मैमल्स में और ह्यूमंस में। तो वो ब्लास्टो जो स्टेज है ब्लास्टुला, उसे हम यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में गर्भाशय में ये ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो रोपित हो जाती है, उसके अंदर वो फिट हो जाती है, उसके अंदर वो धस जाती है, एम्बेडेड बोलते हैं इसको। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन यानी कि रोपण। इसके बाद जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसका माता के गर्भाशय में उसका विकास होता है और जितने समय तक वो वहाँ रहता है उसे हम गर्भाशय काल बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और वो मनुष्य में लगभग 280 दिन का होता है। और उसके बाद जब इसका विकास पूर्ण हो जाता है तब इसका बेबी का जन्म होता है। इसे हम प्रसव और जन्म बोलते हैं यानी कि पार्चुरेशन बोलते हैं। अब जो इसमें हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है, अब हम थोड़ा सा मनुष्य का जो जनन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य का जो जनन तंत्र है उसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र इस प्रकार से विकसित होते हैं कि जो जनन में अनुकूलताएं प्रदर्शित करते हैं। जो नर का जनन तंत्र होता है वो पेल्विक रीजन में होता है और नर जनन तंत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेस्टिस। जिन्हें वृषण बोलते हैं। ये प्राइमरी सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि इनके अंदर नर युग्मकों यानी कि स्पर्म्स का यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये एक जोड़ी संरचनाएं होती हैं जो बॉडी के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं।
और स्क्रोटम का जो ताप होता है, तापमान होता है, वो 2 से 2.5 डिग्री या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है शरीर के तापमान से। और ये इसलिए कम रहता है क्योंकि ये कम तापमान शुक्राणुओं के निर्माण के लिए यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। जो वृषण के बाद सहायक नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं। इसके बाद ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां बोलते हैं जिन्हें हम, और वो 3 होती हैं ग्रंथियां, शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथियां, और तीसरी होती है काउपर्स ग्लैंड यानी कि काउपर्स ग्रंथियां। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो होता है बाह्य जननेंद्रिय यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जिसको पेनिस कहते हैं यानी कि शिश्न बोलते हैं। जो टेस्टिस होता है, उस टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। और इसके अंदर हर ट्यूब्यूल में 2 से 3 कुंडलित संरचना प्रेजेंट होती है, जिन्हें बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, उनके अंदर विशेष सेल्स होती हैं 2 प्रकार की, जिसमें एक होती है जर्म सेल जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और दूसरी होती है सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, अर्थात न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कई सारी पतली पतली फाइन स्ट्रक्चर से आगे जुड़ते हैं, जिन्हें बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, और ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे जाकर रेटिटेस्टिस बनाते हैं। रेटिटेस्टिस आगे जाकर वास इफ्रेंशिया में खुलते हैं, और वास इफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस खुलता है वास डिफरेंस में। और ये वास डिफरेंस अब स्क्रोटम से बाहर आ जाते हैं और एब्डोमेन कैविटी में आ जाते हैं, यानी कि जो एब्डोमेन की जो गुहा है उसमें आ जाते हैं, और वहाँ से फिर ये डक्ट्स के साथ मिलकर इजैकुलेटरी स्क्लेरन नलिका बनाते हैं, जो आगे जाकर यूरिथ्रा में खुलती है। और यूरिथ्रा जो होता है बॉडी के बाहर खुलता है पेनिस के थ्रू, क्योंकि यूरिथ्रा जो होता है वो पेनिस के अंदर होता है, और स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो इसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। सहायक नलिकाओं में सब ये जो नलिकाएं दिख रही हैं हमको, ये सहायक नलिकाएं होती हैं, यानी कि एक्सेसरी डक्ट्स होती है। इनका काम शुक्राणुओं का जो निर्माण होने के बाद टेस्टिस से बॉडी से बाहर लेना होता है और उसको फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंचाने में सहायता करना होता है। जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, इनका जो स्राव होता है, सिक्रीशन, वो स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य बनाता है, यानी कि सीमन बनाता है। और यही सीमन या वीर्य फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होता है, उसकी मादा की जो जनन तंत्र होता है उसके अंदर स्थानांतरित होता है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि मादा जनन तंत्र। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो मादा जनन तंत्र है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है वो होती है ओवरीज। एक जोड़ी ओवरीज जो होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं, जिसे अंडाशय कहते हैं।
और ये ओवरीज फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मकों यानी कि ओवम का निर्माण करती हैं। इसके अलावा सहायक नलिकाएं, जनन में सहायता करते हैं और उसमें सबसे पहली होती है अंडवाहिनी। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इनको। दूसरा होता है गर्भाशय यानी कि यूट्रस कहते हैं इसको। और तीसरा योनि यानी कि वजाइना बोलते हैं। अंडवाहिनी में जो फीमेल गैमेट यहाँ पर बनता है वो यहाँ से इसमें आता है और यहीं पर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन पूर्ण होता है। गर्भाशय में निषेचित अंड का यानी कि युग्मनज का, जायगोट का विकास होता है और बेबी का डेवलपमेंट होता है। और योनि दो काम करती है, एक तो ये इंसेमिनेशन में सहायता करती है, अर्थात जो मेल के यानी कि नर के जो सीमन होते हैं उसको रिसीव करती है। दूसरा, ये सर्विक्स के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है जिसकी सहायता से बेबी बॉडी से बाहर आता है, मदर की बॉडी से बाहर आता है। इसके अलावा इसमें जो ग्रंथियां होती हैं वो केवल एक ही होती है जिसे बार्थोलिन डक्ट्स बोलते हैं, जो मेल की काउपर्स के समान होती हैं। और इनमें फिर होते हैं बाह्य जननेंद्रिया, जिन्हें वुल्वा कहते हैं। और लास्ट में होते हैं स्तन यानी कि ब्रेस्ट्स, जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो दुग्ध का निर्माण करती हैं और जो बेबी को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। जो फीमेल में जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें सबसे पहले 2 ओवरीज होती हैं और ओवरीज के पास एक एक डक्ट होती है जिन्हें ओविडक्ट बोलते हैं। और आगे जाकर ये ओविडक्ट मिल जाती हैं और मिलकर यूट्रस का निर्माण करती हैं। यहाँ पर फिंगर लाइक संरचनाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं फिम्ब्रेई। ये यहाँ से जो ओवम निकलता है सेकेंडरी oocyte अवस्था में निकलता है उसको कलेक्ट करती हैं और यहाँ पर लेकर आती हैं। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte स्टेज में आती है। यहाँ पर फिर ये जो यूट्रस है आगे जाकर एक डक्ट में खुलता है, इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स आगे की तरफ वेजाइना में खुलता है और वेजाइना इंसेमिनेशन में सहायता करता है। तो ये मेन संरचनाएं होती हैं जो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब जो मेल और फीमेल दोनों में ही सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है जिसे हमने गैमेटोजेनेसिस कहा था यानी कि युग्मक जनन कहा था। और इसमें मेल गैमेट यानी कि नर युग्मकों का निर्माण जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन कहलाता है, जबकि फीमेल का जो यानी कि मादा के जो युग्मकों का निर्माण होता है उसको हम oogenesis कहते हैं यानी कि अंड जनन कहते हैं। अब हम सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले तो पुरुष में शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुक्राणु जनन कहलाती है। और जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वो टेस्टिस में पूर्ण होती है। अब नर और मादा दोनों में युग्मकों का जो निर्माण होता है वो 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। सबसे पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणन अवस्था, गुणन अवस्था। दूसरा होता है वृद्धि अवस्था और तीसरा होता है परिपक्व अवस्था यानी कि
मैचुरेशन फेज। अब जो गुणन अवस्था है, उस गुणन अवस्था में जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है टेस्टिस में, वो डिवाइड होती हैं माइटोसिस से यानी कि सूत्री विभाजन से, जिनमें क्रोमोसोम नंबर 46 होता है। और यहाँ पर ये समसूत्री या सूत्री विभाजन से डिवाइड होते हैं, जिसे माइटोसिस कहते हैं, और बहुत सारी सेल्स का निर्माण हो जाता है। और जो लास्ट की जो सेल्स होती हैं, जो लास्ट जनरेशन सेल होती है, हम उन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया के बनने तक की जो अवस्थाएं होती है वो गुणन अवस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है, और जो लास्ट में सेल बनती है उनमें क्रोमोसोम 46 ही होते हैं। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, अब वो वृद्धि अवस्था में पहुंचती हैं, और वृद्धि अवस्था में पहुंचने का मतलब क्या है कि अब वो पोषक तत्वों को अपने अंदर स्टोर करेंगी, संचित करेंगी, और एक थोड़ी सी बड़ी संरचना बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। और इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 ही होता है। इसके बाद अब ये परिपक्व अवस्था में पहुंचती है, और परिपक्व अवस्था में होता क्या है कि मियोसिस होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मियोसिस हमेशा 2 स्टेप्स में पूर्ण होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 से जब ये डिवाइड होती है सेल, तो 2 सेल्स बनती हैं, लेकिन इन सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर घटकर आधा रह जाता है, क्योंकि मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का गुणसूत्रों का नंबर घटकर आधा रह जाता है। और जो अब ये सेल बनेगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनी है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें मियोसिस 2 होती है दोनों में, और इससे भी 2 सेल बनेंगी और इससे भी 2 सेल बनेंगी, यानी कि 2 इससे बनी और 2 इससे बनी। और जो अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सेल बनती है उन्हें बोलते हैं स्पर्मेटिड, और इनमें भी क्रोमोसोम नंबर 23 ही होगा। अब ये गोल स्पर्मेटिड से एक लंबे पतले स्पर्म का निर्माण होता है, और इन चारों से एक एक स्पर्म का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। यानी कि स्पर्मायोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं को यानी कि स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रावस्थाओं में ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले गुणन अवस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर वृद्धि अवस्था यानी कि ग्रोथ फेज, और फिर परिपक्व अवस्था यानी कि मैचुरेशन फेज। गुणन अवस्था में, मल्टीप्लिकेशन फेज में जो प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं, वो समसूत्री यानी कि सूत्री या माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होती हैं, और जो लास्ट में सेल बनती हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया अब पोषक तत्वों को अपने अंदर संचित करती है, और अब इसको बोलते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इस अवस्था को बोलते हैं वृद्धि अवस्था। जो परिपक्व अवस्था है यानी कि मैचुरेशन फेज है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होता है, और मियोसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 2 चरणों में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इससे अब 2 सेल्स बनेंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, लेकिन उन 2 सेल्स में अब गुणसूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, और इन सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी से बनती है, तो इसलिए इनका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होता है, जिससे हर
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल बनती है जिनमें क्रोमोसोम नंबर इनके समान यानी कि 23 होता है, और इन चारों सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का जो निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। अब जो फीमेल में oogenesis होती है वो भी इसके समान ही होती है, बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि जो फीमेल में जो oogenesis है वो तभी प्रारंभ हो जाती है जब जो भ्रूण होता है, फीटस जो होता है, मदर के गर्भाशय यूट्रस में ही होता है। लेकिन फेजेस लगभग समान होती है कि सबसे पहले वही इसमें प्राइमरी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, 46 क्रोमोसोम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, फिर ये डिवाइड होती हैं, वही मल्टीप्लिकेशन फेज आता है इसमें, और लास्ट में जो सेल डिवाइड होकर बनती है उसे हम बोलते हैं oogonia। वहां पर क्या था? स्पर्मेटोगोनिया, यहां पर क्या है? oogonia। अब ये ग्रोथ फेज में जाएगी और ये अपने अंदर पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। यहां पर ग्रोथ फेज बहुत बड़ी होती है क्योंकि यहां पर पोषक तत्व ज्यादा इकट्ठे करने होते हैं, क्योंकि आगे जाकर इससे भ्रूण विकसित होगा। और ये जो वृद्धि अवस्था है यानी कि जो ग्रोथ फेज है वो थोड़ी बड़ी होती है, यहां पर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अवशोषित होते हैं। अब यहां पर भी 46 क्रोमोसोम है। अब फिर इसमें वही मियोसिस 1 होगा और इससे 2 सेल्स बनेगी, एक बड़ी और एक बहुत छोटी। छोटी वाली को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर काय, और इसमें हाफ क्रोमोसोम जाते हैं, इसमें भी हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब जो मियोसिस सेकंड है वो बाद में होती है जब स्पर्म इसमें एंटर कर जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये oogenesis जो है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। इसके प्रारंभिक जो अवस्थाएं होती है वो मदर के यूट्रस में, गर्भाशय में जब फीटस होता है, भ्रूण होता है, तभी हो जाती हैं। उसके बाद कुछ अवस्थाएं इसकी जब प्यूबर्टी आती है यानी कि यौवन अवस्था आती है तब होते हैं। और बाकी जो लास्ट स्टेप है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte, और जो बड़ी सेल बनती है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी oocyte। अब जब इसमें स्पर्म एंटर कर जाएगा तब इसमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होगा और इससे एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल बनेगी। छोटी वाली कहलाती है सेकेंड पोलर बॉडी और ये कहलाती है ooted। और अब इसमें स्पर्म का जो न्यूक्लियस है अगर एंटर कर जाता है तो ये डिवीज़न होता है, और अगर नहीं करता है तो नहीं होता है। और मेल और फीमेल जो केंद्रक होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर आगे जाकर ये क्या बनाएगा? युग्मनज बनाएगा, यानी कि जायगोट बनाएगा, जो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर में ये 2 मेन क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस करे हैं, और जो इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में oogenesis में अंतर क्या होते हैं। आपको 2-3 अंतर भी पता होने चाहिए कि जैसे अगर हम कहें कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में मेन अंतर क्या है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होती है और ये ओवेरीज में होती है, ये अंडाशय में और ये वृषण में होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर जो है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी यानी कि यौवन अवस्था के पर प्रारंभ होती है, प्यूबर्टी पर आरंभ, और ये भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। तीसरा, ये एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके कुछ स्टेप जो होते हैं जन्म से पूर्व हो जाते हैं, कुछ जन्म के बाद, और कुछ बाकी स्पर्म की एंट्री के बाद होते हैं। 4, इसके सारे स्टेप टेस्टिस में होते हैं, इसके पहले ओवरी में होते हैं, और जो बाकी लास्ट स्टेप था ये वाला, ये सेकेंडरी oocyte जब ओविडक्ट में आ जाता है, अंडवाहिनी में आता है, तब वहाँ होता है। तो 2 जगह होता है,
ज़्यादातर स्टेप ओवरी में होते हैं, बाकी जो ये लास्ट वाला स्टेप है वो ओविडक्ट में यानी कि अंडवाहिनी में होता है। इसके बाद यहाँ पर जो एक वो है स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया, उससे 4 स्पर्म्स बनते हैं और यहाँ पर एक oogonia से एक ooted बनता है, तो ये मेन अंतर है जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में होता है, और इनमें से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार वहां पर दिखाई देते हैं। धन्यवाद।